हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड सेटलमेंट है या हम ये कहें जो पेमेंट का जो सेटलमेंट है उसमें रुपीस के द्वारा सेटलमेंट किया गया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है बहुत सारे पब्लिश हुए हैं। इन अ फर्स्ट इंडिया पेज इन रुपीज फॉर क्रूड ऑयल परचेज्ड फ्रॉम यूएई। यहाँ तक ये भी देख सकते हैं कि ये एक लैंडमार्क मोमेंट बोला जा रहा है, क्योंकि एक कहा जा रहा है कि इंडिया मेक्स हिस्टोरिक लीप विद फर्स्ट रुपी पेमेंट फॉर यूएई ऑयल। तो आप सवाल कर सकते हैं कि ऑयल के लिए हमने मतलब ऑयल की अगर बात करें तो इसमें हम लोग सबसे पहली बार रुपीज में पेमेंट किए हैं। यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑयल के अलावा, यस, ऑयल के अलावा हम लोग रुपीज में पेमेंट कर चुके हैं इसके पहले। ऑयल को लेकर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज है या हम ये कहें जो अरब वर्ल्ड है, ये लोग कभी मानते नहीं थे। इसके पीछे रीजन हम बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस ही करने वाले की, और यहाँ पर इस वीडियो में ये भी हम बात करें कि इन सब के बीच में जो खबर निकल के आ रही थी कि कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया की खासकर जो ऑयल मिनिस्ट्री है, उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ये कहा है कि हमने अभी तक ऑयल इंपोर्ट के लिए रुपी से पेमेंट किया ही नहीं है। ये क्या चीज है, ये क्या मांझा है और अभी किस तरीके से खबर निकल के आ रही है, दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। और रसिया से तो हम लोग रुपीज में पेमेंट कर रहे हैं ना, रुपी से ट्रेड हो ही रहा है, तो इसका क्या मामला है, तो इसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर इंडिया किस तरीके से रुपीज को इंटरनेशनलाइजेशन कर सकता है, इस पर भी लास्ट में डिस्कस करेंगे कंक्लूजन पॉइंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करना चाहेंगे कि इंडिया जो है अभी कुछ दिन पहले की बात है, 25 दिसंबर की एक खबर आर्टिकल आप देख सकते हैं कि नो टेकर्स फॉर रुपीज पेमेंट फॉर इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स। ऐसा क्या हो गया कि ये खबर निकल के आना पड़ा। ऑयल मिनिस्ट्री ने ये कहा कि कोई भी देश रुपीज के लिए यहाँ पर रुपी पेमेंट करने के लिए कोई भी एग्री नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे जो रीजन था और जो कारण है, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि ये बात कब की जा रही है। ये बात की जा रही थी फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23, और अभी कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 22 से 23 के बीच में हुआ नहीं होगा। और ये भी चीजें खबर में आपको सुनने को मिला होगा कि इंडिया और जो यूएई है, दोनों देशों के बीच में जो डील हुई थी, ये डील तो इसी साल हुई है ना, 25। आप थोड़ा सा याद कीजिए कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया एंड यूएई सेट टू यूज रुपी दिरहम फॉर ट्रेड। यहाँ पर रुपी और दिरहम में दोनों के बीच में ट्रेड होगा। ये सब चीजें बात हुई थी, जुलाई की हम बात कर रहे हैं, जुलाई का ये आर्टिकल पब्लिश है, 2023 की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 24 तक इस बीच में यहाँ पर ट्रेड को लेकर या ऑयल परचेज को लेकर यहाँ पर रुपीज पेमेंट करने की बात की जा रही थी, और ये चीजें अब जाके इंप्लीमेंट हुई है। तो 22-23 में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पर जो ऑयल मिनिस्ट्री, उन्होंने सही कहा, लेकिन हाँ 2024 जब टाइम आएगा आएगा तो उस वक्त ऑयल मिनिस्ट्री ये कह सकेंगे प्राउडली कि इंडिया अब जो है ऑयल, क्रूड ऑयल परचेज किया है यहाँ पर रुपीज के द्वारा पेमेंट करके। ठीक है, ये एक अच्छी बात है, इंडिया के लिए एक प्राउड सी मूवमेंट है। लेकिन इन सब चीज में ना एक सवाल निकल के आता है कि आज के टाइम में जहां पर इंडिया जिस तरीके से ऑयल का कंजम्पशन करता है, पूरे वर्ल्ड पे इंडिया जो है ये बेसिकली तीसरे नंबर पे आता है ऑयल के कंजम्पशन में, या क्रूड ऑयल के कंजम्पशन में तीसरे नंबर पर। और ये अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की, 22-23 की हम बात करें, तो उस समय इंडिया जो है टोटल 157.5 बिलियन डॉलर ये खर्च किया है ऑयल, क्रूड ऑयल के परचेज में। और ये टोटल कितना इसमें ऑयल इंपोर्ट किया गया था, इसमें 230 यानी 232.7 मिलियन टन परचेज किया गया था, जिसमें से इसके 58% जो ऑयल था ये बोल सकते हैं कि जो अरब वर्ल्ड है वहां से परचेज किया गया। तो यस, अरब जो वर्ल्ड है ये मायने रखता है इंडिया के लिए, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इंडिया 85% जो क्रूड ऑयल है ना वो इंपोर्ट ही करता है। अगर 100% अगर यूज करा तो उसमें 85% इंपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट तो रखता है। लेकिन इन सब चीज में ना एक सवाल आपके दिमाग में गुटगुट गुटगुट कर रहा होगा, ये क्या चीज है, इसको समझ देखिए। आप सोच रहे हो कि रसिया के साथ तो रुपीज में हम लोग ट्रेड जो पेमेंट वो तो सिस्टम हम लोग किए थे, मतलब पेमेंट कर ही रहे थे, उसका फिर क्या हुआ। यस, उसी की हम बात करेंगे इसके बाद। देखिए कि रसिया क्या कर रहा है। रसिया के साथ जो है ना हम लोग यहाँ पर कोई एग्रीमेंट साइन पहले नहीं हुआ है। ठीक है, चाहे इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो, ऑयल पीसीज हो, किसी भी ऑयल, क्रूड ऑयल सप्लाई से किसी भी तरीके से एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। तो ऐसे हल्ला तो आ रहा 2022 22 में भी, 23 में भी कुछ चीजें निकल के आ रही थी कि हम लोग अस्त्र वस्त्र अकाउंट के जरिए कहीं ना कहीं ट्रेड डील जो ट्रेड है उसको मैनेज किया जा रहा है और रुपीज के जरिए। यस, ये हो रहा था, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं था। हम लोग
इवन कि फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया रसिया जो है ना, दो ये आर्टिकल बेसिकली 2023 का है और मई का है। तो उस टाइम आपने ये खबर सुनी होगी कि रसिया रुपी से ट्रेड करने को लेकर जो था डील, उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये बहुत बड़ा एक झटका था इंडिया के लिए, क्योंकि एक तो हम लोग बहुत सस्ते दरों पर, सस्ते रेट पर, क्योंकि रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और हम लोग बहुत सस्ते रेट पे हम लोग क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे रसिया से। इवन की सैंक्शन लगने के बाद भी हम लोग परचेज कर रहे थे, क्योंकि इंडिया की नीड थी तो ये हम लोग परचेज कर रहे थे। लेकिन सवाल निकल के ये आता है कि ठीक है, तो ऐसा हुआ क्या कि रसिया सस्पेंड कर दिया? तो रसिया की सस्पेंड करने के पीछे थोड़ा इसका जो टेक्निकलिटी है उसको समझते हैं। देखिए, रसिया को हम लोग पेमेंट कर रहे थे क्या? रुपीज। और रसिया को रुपीज वहां पर उसके जेब में ना रुपीज बढ़ते जा रहे थे। अब उस रुपीज को भी तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो देखिए, वो एक्सचेंज कर सकता है। तो जब रसिया रुपीज को जब एक्सचेंज करता है डॉलर में, तो कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगते हैं, और वो ज्यादा लग रहे थे। ज्यादा क्या, जो लगता है वो लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर रसिया देखा कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लग रहे हैं, और रुपीस की जिस तरीके से डॉलर का डिमांड रहता है उस तरीके से रुपीस की जो पॉपुलैरिटी वो है नहीं। तो रसिया यहाँ पर ये सब कुछ सोच समझ के सस्पेंड कर, क्योंकि रसिया को भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी होती है, तो यहाँ पर उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर इन सब के बीच में जो एक सवाल निकल के आता है कि रसिया जो इसे सस्पेंड किया, ये जानने के बाद में हम ये देखें कि क्या हो सकता है, क्या एक सॉल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि अभी देखिए, अभी ये तो शुरुआत है यूए के साथ में, लेकिन एक सवाल फिर निकल के आता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक ट्रेड नेटवर्क हम लोग बना सकते हैं। अगर आपको मालूम हो कि बार्टर सिस्टम के बारे में, बार्टर सिस्टम क्या होता है कि अगर हमारे पास में, अगर मेरे पास में सेव है, आपके पास में केले है, तो आपको सेव की नीड है, हमें केले की नीड है, तो हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है, और ये है यूएई, ठीक है, जो केले दे रहे हैं, और एक है रसिया, जो रसिया तेल बेच रहा है। सब एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नेटवर्क तैयार करेंगे जिसमें कुछ देश होंगे, और वो देश रुपीस के साथ पेमेंट करने के लिए एग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक देश तो अभी यूए निकल के आ रहा है। तो रसिया को हम लोग कैसे मना सकते हैं, ये समझिए। रसिया तेल हमें बेच रहा है, ठीक है, तो रसिया को हमको क्या देंगे, हम लोग रुपीस देंगे, और उसे हम ये कहेंगे कि आपका रुपीस जो लेने वाला है ना, क्योंकि रुपीस के लिए बेसिकली जो कंट्री रुपीस ले रहा है, तो उसके लिए फॉरेक्स एक रिजर्व बनाना पड़ेगा रुपीस के लिए। इस तरीके से हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व डॉलर के लिए होता है ना, हर एक देश के पास में लगभग होता ही है, क्योंकि डॉलर इतना पॉपुलर है। तो ये चीजें रसिया कर सकता है, और यहाँ पर ये बोल सकता है कि आपका जो रुपीस है ना, आप जो रुपीस जमा कर रहे हैं, वो रुपीस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। किससे? तो उस देश से जो यूएई है, उन उन देश से जिससे इंडिया रुपीस से ट्रेड कर रहा है। तो एक तो यहाँ पर जरिया मिल गया ना। अब रसिया को इंडिया बोल सकता है कि यूएई से आप ट्रेड जो करते हैं, आप उससे रुपी पेमेंट कीजिए, ताकि यूएई के पास में भी रुपीस में फॉरेक्स रिजर्व हो जाएगा। तो ये एक ट्रेड नेटवर्क स्टार्ट हो सकता है। देखिए, बार्टर सिस्टम की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, बस अपने अपने देश का करेंसी आ गया कि आपको ये नीड है, आपको वो नीड है, क्योंकि हर एक दूसरा पूरा वर्ल्ड है ना, इंटरकनेक्टेड है। ट्रेड हर एक देश से चलता है। इवन की इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होता है, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड होता है, इवन की इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड होता है, इतने सारे डिस्प्यूट्स होने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है, ये ट्रेड जो नेटवर्क है, इसके जरिए हम लोग जो बाकी जो देश है उसको हम लोग कन्विंस कर सकते हैं। ये बस एक इनिशियल फेज है, और इनिशियल फेज इसलिए है क्योंकि ये स्टार्ट पुश करने में ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है ना, वो एक ग्रेजुअल तरीके से चलेगा, जिस तरीके से चाइना किया है। चाइना 2016 में अपनी करेंसी को, रेनमिनबी को, आपको मालूम है कि एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, इसमें इसमें पांच, अभी फिलहाल तो अभी करेंसी है, पांच करेंसी में यूएस का डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, फिर आपका एक कौन सा हो गया, रेनमिनबी हो गया। ये सब जो है ना, पांच इसमें मिलावट है, मतलब मिक्स है इसमें। और इंडिया का अगर इसमें एसडीआर में आ जाएगा तो इंडिया के लिए चांदी चांदी हो जाएगा, क्योंकि अगर एसडीआर में आ गया मतलब कि यहाँ पर ट्रेड इंडिया से जो भी कंट्री करेगा तो यहाँ से रुपीस के माध्यम से भी कर सकता है। तो ये एक जरिया है। लेकिन इन सब चीज में क्या हमें करने की नीड है, इंडिया को और क्या कर सकता है? देखिए, बहुत सारे ऑप्शन है। एक्सपर्ट ये भी मान रहे कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस, एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन ओवर द टाइम हम लोग इस चीज को अचीव कर लेंगे कि रुपीस को इंटरनेशनलाइज करने में। तो कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि इसमें कुछ कुछ जो हम लोग स्टेप वो उठा सकते हैं, जैसे कि आरबीआई चाहे तो फोकस कर सकती है, लिक्विड बॉन्ड मार्केट पे फोकस कर सकती है, प्लस यहाँ पर जिस तरह की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है उस पर भी गवर्नमेंट चाहे तो उसमें फोकस कर सकती है, प्लस यहाँ पर आरटीजीएस जो सिस्टम है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, ये जो है इससे एक्सपेंड कर सकती है इंटरनेशनल ट्रेड के को पेमेंट सिस्टम में, बेसिकली पेमेंट में ये भी कर सकती है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में थोड़ा पुश करे इंडिया की, यहाँ पर अपनी जो करेंसी वो आ जाए। बहुत सारे मल्टीपल्स आपके सॉल्यूशन रास्ते निकल के आते हैं, लेकिन एक जो रास्ता है ना, हमें अच्छा लगा, और यहाँ पर लगता है कि जो चाइना से ना हमें कुछ सीखने की जरूरत है। चाइना सीखने की जरूरत क्यों? क्योंकि चाइना दो स्टेप में अपनी करेंसी को 2016, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो अपने करेंसी को एसडीआर में मतलब ये इंक्लूड कर दिया। तो एसडीआर में रुपीस को इंक्लूड करने के लिए
यहाँ पे चाइना की का जो तरीका है वो हमें अपनाना पड़ेगा। जो फेज़ अप्रोच जो चाइना अपनाया, ठीक है? या फिर हम ये कहें कि चाइना ऑफशोर मार्केट का जो में ज़्यादा फ़ोकस किया और इसके ज़रिए चाइना के एक बॉन्ड है दम सम बॉन्ड करके ऐसे कुछ है, दम सम बॉन्ड आप चेक कर लें दम सम बॉन्ड। तो उस दम सम बॉन्ड चाइना का, लेकिन इंडिया चाहे तो इसी की जगह पर इंडिया अपना जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड है वो इश्यू कर सकता है ग्लोबल इंडिसेस में, और ये बेसिकली एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस की से गुजरने के बाद में हमारा जो रुपी है वो एसडीआर में जा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। ये शुरुआत है और आई होप कि 2023 खत्म होने के कगार में बिल्कुल लास्ट में है, तो हमें ये लगता है अगर ये प्रोसेस अगर जो आरबीआई या गवर्नमेंट अगर इस तरीके से चलती है, तो वो दिन दूर नहीं होगा मेरे ख्याल से 2025 तक, जहाँ तक हम लोग इस चीज़ को एसडीआर में अपने रुपये को हम डाल सकते हैं। अगर हम लोग इसमें कंसिस्टेंटली काम करते रहे तो। क्योंकि इंडिया जो है अभी आज के टाइम में हम बात करें तो जिस तरीके से ग्लोबल पूरे वर्ल्ड पे एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, एफपीआई इंडिया में आ रही है, आप देख सकते हैं कि इंडिया में एफपीआई अब आना, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर वो आना मतलब बढ़ रहा है। ठीक, एक समय था कि जब वापस चले गए थे, प्लस एफडीआई भी इंडिया में आ रहा है। मतलब हर एक चीज में कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर जो है ना आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है कहीं ना कहीं चाइना से रिप्लेस होकर इंडिया में आ रहा है, तो इन सब बहुत सारे फैक्टर इसमें डिपेंड करता है। तो एक सवाल आपके लिए कि इंडिया और इसके लिए क्या कर सकता है जिसमें जो हमारा जो रुपया है, रुपीस है, इसे इंटरनेशनलाइज कर सकता है? लिखिए कमेंट में। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।